चलो देखो, आज नया चैप्टर शुरू करेंगे और बहुत बढ़िया चैप्टर है। बेसिक बताऊंगा पूरा, समझ गए तभी आगे समझ में आएगा। ये बात ध्यान में रखना, एक एक पॉइंट दिमाग में घुसनी चाहिए। नहीं समझे तो दिक्कत होगी, तो इधर उधर सोचना मत कुछ, केवल यही पे ध्यान देना। चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, ये चैप्टर का नाम है तो ये चौथा चैप्टर, लेकिन दूसरी यूनिट का है, दूसरी इकाई का है। ठीक है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, ठीक है ना। इसके पहले मैं जो पढ़ा रहा था चैप्टर, उसमें बताया था पहले यूनिट का नाम था स्थिर वैद्युतिकी, था कि नहीं। स्थिर वैद्युतिकी में मैं बोला था आवेश क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। उसके बाद जब दूसरी यूनिट चालू हुई तो उसमें मैं पढ़ाया विद्युत गतिकी, जिसमें एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया है, विद्युत धारा। अब ये उसी का दूसरा चैप्टर है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। बहुत अच्छा चैप्टर है, अच्छे से समझे तभी। एक बात याद रखना कि अगर इसको शुरुआत में नहीं समझे तो मैं गारंटी देता हूँ बीच में एक को अक्षर नहीं समझ में आएगा। शुरुआत है, अच्छे से देख लो, क्योंकि हर एक टॉपिक पिछले वाले टॉपिक से कनेक्ट रहेगा। ठीक है ना। तो देखो, इस चैप्टर की शुरुआत ही गलती से हुई थी, ठीक है ना। और जब गलती से शुरुआत हुई तो इतना ज़्यादा इसमें दे दिया गया, मतलब एक गलती से बहुत सारी चीज़ें इसमें निकाल दिया गया। ठीक है ना। 1820 के पहले, सन 1820 के पहले लोगों को ये लगता था कि विद्युत धारा अलग चीज़ है और चुंबक अलग चीज़ है। 1820 के पहले लोगों को क्या लगता था, विद्युत धारा अलग चीज़ है और चुंबकत्व अलग चीज़ है। ठीक है ना, मतलब चुंबक एक अलग चीज़ होता है, विद्युत धारा एक अलग है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन 1820 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओरस्टेड। जिनका नाम क्या था, ओरस्टेड। ये साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, अब साइंटिस्ट है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करते रहेंगे, इधर उधर कुछ ना कुछ तिकड़म लगाते रहते हैं, कुछ बनाने का प्रयास करते रहते हैं कि नहीं। तो ये क्या कर रहे थे, प्रैक्टिकल कर रहे थे। और प्रैक्टिकल में एक सर्किट बनाए हुए थे, जैसे टेबल पे बहुत सारी चीज़ें रखे हुए थे प्रैक्टिकल वाली। तो जब प्रैक्टिकल करते हैं तो इनके पास प्रैक्टिकल की बहुत सारी सामानें होंगी, तो उनके पास एक दिशा सूचक यंत्र भी था। ठीक है ना। और एक ये इन्होंने सर्किट बना के रखा था। सर्किट किस टाइप का बना के रखा था, जैसे मान लो ऐसे एक प्रतिरोध ले लिया था इन्होंने, ऐसे इधर एक प्रतिरोध ले लिया था इन्होंने, मतलब कोई बल्ब वल्ब लगा दिया था, उसका ये प्रतिरोध R है, और इधर एक बैटरी जोड़ रखा था इन्होंने। ठीक है ना, ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस, और यहाँ पे कुंजी लगा रखा था इन्होंने। ठीक है ना, अभी ये कुंजी खुली हुई है, या इसको ऐसे भी बना सकते हो, कोष्टक लगा लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे ये कुंजी खुली हुई थी। ठीक है ना, और इसके बगल में एक दिशा सूचक यंत्र रखा हुआ था जिसकी सुई ऐसे होती है। दिशा सूचक यंत्र के बारे में जानते होगे, दिशा बताने का काम करता है। ठीक है ना, पृथ्वी का अपना एक चुंबकत्व होता है पृथ्वी के पास, तो उसी चुंबकत्व के आधार पे ये काम करता है। ये दिशा सूचक यंत्र के पास जब चुंबक ले जाया जाता है ना, इसके पास, ठीक है ना, इसके समीप जब चुंबक को ले जाया जाएगा तब सुई में विक्षेप होगा। तब सुई में क्या होगा, विक्षेप होगा। ऐसा होता है रियल में। ठीक है ना, कि जब भी दिशा सूचक यंत्र के पास हम लोग किसी भी चुंबक को ले जाते हैं तो इसकी सुई हिलती है। किधर हिलती है उसे अभी ना, मतलब बाद में बताया जाएगा कैसे डायरेक्शन वायरेक्शन इसकी बदलती है, किस डायरेक्शन में बदलेगी, मतलब इधर जाएगी कि उधर जाएगी सुई, वो बाद में बताया जाएगा। लेकिन जब इसके समीप चुंबक को ले जाया जाता है तो ये सुई क्या होती है, हिलती है, या तो इधर जाएगी या तो इधर जाएगी। विक्षेप का मतलब इधर उधर होना। ठीक है ना, अपने स्थान से इधर उधर हो जाएगी। नाम क्या है इसका,
दिशा सूचक यंत्र, इंग्लिश में कंपास बोलते हैं, क्योंकि सुई जो है उसी का नाम होता है कंपास। तो दिशा सूचक यंत्र, ये एक दिशा सूचक यंत्र है। इस दिशा सूचक यंत्र के समीप जब कोई चुंबक जाता है तो इसकी सुई में क्या होता है, विक्षेप होता है। तो ओरस्टेड क्या कर रहे थे, ओरस्टेड ऐसे एक सर्किट बनाए हुए थे, कोई प्रैक्टिकल कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने स्विच को ऑन किया, मतलब कुंजी को बंद किया, वैसे ही प्लस टर्मिनल से धारा निकली और वो धारा इस प्रतिरोध R से होते हुए फिर वापस घूम के चली आई। ठीक है ना। तो जैसे ही स्विच ऑन किया गया, बटन दबा दिया गया, मतलब कुंजी को बंद कर दिया गया, सर्किट पूरा हो गया। ठीक है ना। जैसे ही स्विच ऑन किया गया मतलब कुंजी को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, और जैसे ही बंद हुआ तो सर्किट कंप्लीट हो गया। और जब कंप्लीट हुआ तो बैटरी से धारा निकली और इस प्रतिरोध से घूम के आ गई। तो जब धारा बहने लगी तब ओरस्टेड ने देखा, गलती से वो गलती यहीं पे बस बगल में रखे हुए थे, वो नहीं जानते थे कि इसमें विक्षेप होगा कि क्या होगा। जैसे ही धारा प्रवाहित हुई इस तार में, उन्होंने देखा कि सुई में विक्षेप उत्पन्न हो गया, सुई ऐसे घूम गई, सुई क्या हुई, घूम गई। या तो ऐसे घूमी होगी या तो ऐसे घूमी थी, लेकिन ठीक है ना। ऐसे ही बस टेबल पे रखा हुआ था दिशा सूचक यंत्र, वो नहीं जानते थे कि सुई में विक्षेप होगा। लेकिन जैसे ही वो अपना प्रैक्टिकल चालू किया, इसमें करंट प्रवाहित करवाए, धारा बहवाए, तो सुई में देखा उन्होंने अपने आप विक्षेप हो गया। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि जब हम दिशा सूचक यंत्र के पास किसी चुंबक को लेके जाते हैं तब उसमें विक्षेप होता है, लेकिन यहाँ तो परिपथ में धारा प्रवाहित करने के कारण भी उसी प्रकार का विक्षेप हो रहा है। समझ में आई बात। वो क्या कर रहे थे, चुंबक को ले जा रहे थे तब इसमें विक्षेप उत्पन्न हो रहा था, लेकिन उन्होंने देखा जैसे इसमें धारा प्रवाहित की जा रही है तब भी इसमें विक्षेप हो रहा है। जब तक धारा नहीं प्रवाहित की गई थी तब तक सुई अपने स्थान पर सीधे खड़ी थी, लेकिन जैसे ही धारा प्रवाहित किया गया वैसे ही सुई घूम गई। इसका मतलब कि धारा में भी कुछ चुंबक का प्रभाव होगा, इसीलिए वो चुंबक जैसा व्यवहार कर रहा है। चुंबक को समीप लाने पे विक्षेप होता है, लेकिन यहाँ करंट बहवाने पे विक्षेप हो गया, मतलब करंट में कुछ चुंबकीय प्रभाव होता होगा। और यहीं से ओरस्टेड ने पता लगाया, क्या उन्होंने जानबूझ के पता लगाया, वो तो रखे थे अपना प्रैक्टिकल कर रहे थे, हो गया। तो जब इसमें भी विक्षेप हो गया तो वो वहाँ से जान गए कि लगता है धारा में कुछ चुंबकीय प्रभाव है, उसी के कारण इस सुई में क्या उत्पन्न हो रहा है, विक्षेप। समझ में आई बात। तो ओरस्टेड को यहाँ से पता चला 1820 में कि जब किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है और उसके समीप कोई दिशा सूचक यंत्र होता है तो उस दिशा सूचक यंत्र की सुई में क्या होता है, विक्षेप होता है। अतः हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा में भी चुंबकीय प्रभाव होता है। और यहीं से चैप्टर बना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो कि 10 में पढ़ के आए हो, ऊपर ऊपर से अंदर तक यहाँ पढ़ोगे। ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आया। तो अब ओरस्टेड ने फिर से इसको प्रैक्टिकली देखा कि क्या हो रहा है। एक और मैं परिपथ बना रहा हूँ, ये तो बस कैसे उन्होंने गलती से पता लगाया वो बताया। अब जब उन्होंने देखा ये चीज़ हो रही है तो उन्होंने खूब बाकायदे इसका प्रैक्टिकल किया और निष्कर्ष कुछ निकाल के दिया। ठीक है ना। वो निष्कर्ष देखना क्या होता है। पहले इन्होंने क्या किया, एक ऐसा परिपथ बनाया, एक काम करते हैं सीधा परिपथ बनाते हैं। पहले इन्होंने क्या किया, एक ऐसा परिपथ बनाया, यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दिया, यहाँ पे एक कुंजी जोड़ दिया, इसका प्रतिरोध R है, 20 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन अभी स्विच ऑन नहीं है, कुंजी अभी बंद नहीं है। और इसके पास यहाँ पे एक दिशा सूचक यंत्र रखा है, यहाँ रख लो चाहे यहाँ रख लो, कहीं भी रख लो। ठीक है ना। मान लो यहाँ पे एक दिशा सूचक यंत्र रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक दिशा सूचक यंत्र, उसकी सुई ऐसे रखी हुई है। दिशा सूचक यंत्र की सुई देखोगे तो हमेशा नॉर्थ साइड में रहती है। ठीक है ना। हमेशा किधर जाने का प्रयास करती है, तो ऐसे बोर्ड पे तो हम नॉर्थ ऊपर दिखाते हैं, साउथ नीचे दिखाते हैं, ईस्ट इधर दिखाते हैं, वेस्ट उधर दिखाते हैं। तो ऐसे सुई थी, उन्होंने धारा प्रवाहित नहीं करवाया। तो जब तक धारा नहीं प्रवाहित हो रही थी ना तब तक वो देख रहे थे सुई हिल नहीं रही। फिर उन्होंने एक और परिपथ बनाया, इसमें भी प्रतिरोध R को जोड़ा, इसको ले जाके एक बैटरी से जोड़े,
ठीक है ना, V वोल्ट की बैटरी से जोड़े, और इस बार उन्होंने स्विच को ऑन किया। इस बार उन्होंने क्या किया, स्विच को ऑन किया। जो यहाँ पे दिशा सूचक यंत्र रखा था, जो सीधे था, जिसकी सुई सीधे थी, वो सुई ऐसे घूम गई। सुई क्या हुई, ऐसे घूम गई, ऐसे घूमी। ठीक है ना। तो उनके दिमाग में और एक क्वेश्चन उत्पन्न हुआ, प्रश्न बना कि हम लोग जब स्विच ऑन कर रहे हैं तो धारा तो ऐसे बह रही है, प्लस से माइनस की ओर बह रही है कि नहीं। बैटरी को ऐसे जोड़ के रखें, प्लस उधर माइनस इधर, तो धारा ऐसे बह रही है। सुई इधर घूमी, जरूरी नहीं है अरे घूमी होगी, का पता बाहरों घूम सकती होगी। ठीक है ना। तो अब वो सोचे कि जब ऐसे हम लोग धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो सुई ऐसे घूम रही है, एक बार धारा की दिशा को बदल के देख रहे हैं, क्या तब भी ऐसे ही घूम रही है कि सुई के भी घूमने की डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्योंकि जानते हो, जब चुंबक के समीप एक बार किसी दूसरे चुंबक को ले जाओगे तो चपक लेगा, खींचेगा, आकर्षित करेगा, लेकिन उसी को उल्टा करके ले जाओ तो प्रतिकर्षित भी करता है। दो तरह का प्रभाव दिखाता है कि नहीं। मतलब अगर चुंबक को तुम सीधे सुई के पास ले गए तो जे डायरेक्शन में विक्षेप होगा, उल्टे करके ले जाओगे तो उस डायरेक्शन में नहीं होगा। तो उन्होंने सोचा होगा कि इस डायरेक्शन में धारा बह रही है तो ऐसे सुई घूमी, अगर धारा के कारण ही सुई घूम रही होगी तो दिशा अगर बदल देंगे तो सुई की भी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, बदल जानी चाहिए। तो उन्होंने फिर क्या किया, एक और परिपथ बनाया, एक और परिपथ ऐसे तैयार किया, और इस बार इसमें इधर प्लस जोड़ा गया था, इस बार इसमें क्या जोड़ दिया गया, माइनस, और प्लस को इधर जोड़ दिया गया, और फिर स्विच को ऑन किया गया। तो धारा इस बार ऐसे बहेगी, 3 वोल्ट की बैटरी है, 8 ओम का प्रतिरोध है, धारा इस बार कैसे बह रही है, ऐसे बह रही है ना। तो उन्होंने देखा जो दिशा सूचक यंत्र था उसकी सुई घूम गई दूसरी डायरेक्शन। आई बात समझ में। तो यहाँ से वो पूरी तरह कंफर्म हो गए कि धारा ही वो चीज है जिसके कारण सुई में क्या उत्पन्न हो रहा है, विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। और यहीं से पता चला कि विद्युत धारा में भी चुंबकीय प्रभाव होता है। आई बात समझ में। एक बार पूरा मैं फिर से बोल देता हूँ। 1820 के पहले किसी को नहीं पता था कि धारा और चुंबकत्व में संबंध होता है। लोग मानते थे कि धारा अलग चीज है और चुंबकत्व अलग चीज है। लेकिन 1820 में जब ओरस्टेड अपना प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल कर रहे थे तो उनके टेबल पे एक दिशा सूचक यंत्र रखा था, और वो उसी के बगल में एक सर्किट बना के रखे थे, एक परिपथ बना के रखे थे। तो जब जैसे ही उन्होंने उसमें धारा प्रवाहित किया तो उन्होंने देखा कि दिशा सूचक यंत्र की सुई में विक्षेप होने लगा। अब उन्होंने दिमाग लगाया कि दिशा सूचक यंत्र की जो सुई होती है उसमें विक्षेप तभी होता है जब उसके समीप किसी चुंबक को लेके जाया जाता है। तो अब अपनी यहाँ से कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने अलग से एक प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल में 3 टाइप के परिपथ बनाए। एक परिपथ इस टाइप का लिया कि जिसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, और जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी तो उन्होंने देखा सुई में कोई विक्षेप नहीं है। फिर उसके बाद एक दूसरा परिपथ बनाया, इसमें धारा प्रवाहित करवाया उन्होंने, तो देखा कि सुई घूम गई दूसरी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में घूम सकती थी। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि अगर धारा के ही कारण हो रहा होगा तो धारा की दिशा बदल के देखते हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो उन्होंने जैसे ही धारा की डायरेक्शन जो चेंज किया, सुई इधर से उधर घूम गई दूसरी डायरेक्शन में। तो यहाँ से वो एकदम पूरी तरह कंफर्म हो गए हैं कि विद्युत धारा के कारण ही चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, और उसी के कारण ही सुई में क्या हो रहा है, विक्षेप हो रहा है। ठीक है ना। तब इसके बारे में लिखना होगा, सन 1820 में ओरस्टेड अपने प्रयोगशाला में क्या कर रहे थे, एक प्रयोग कर रहे थे, और उसी समय सही सेंटेंस नहीं बन रहा है। ओरस्टेड अपनी प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहे थे, और प्रयोग में उन्होंने एक क्या बना रखा था, कहानी में क्या लिख रहा हूँ, कहानी फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, मैं डायरेक्ट निष्कर्ष लिख रहा हूँ, कहानी वानी तुम लोग लिखना। 1820 में ओरस्टेड प्रयोग कर रहे थे, प्रयोग करते समय गलती से दिशा सूचक यंत्र परिपथ के पास रख दिए थे, धारा प्रवाहित किए, सुई घूम गई, दिमाग लगा दिए इथेनॉल। ठीक है ना। इथेनॉल दिमाग लगा दिए और कह दिए कि अब इसको पढ़ो, वो गलती से। तो यहाँ से निष्कर्ष उन्होंने निकाला
निष्कर्ष उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने बोला कि जब हम परिपथ में धारा नहीं प्रवाहित करवाते हैं तो दिशा सूचक यंत्र की सुई में कोई विक्षेप नहीं उत्पन्न हो रहा है, और जब धारा प्रवाहित करवा रहे हैं तो सुई हिल रही है, और धारा की डायरेक्शन बदल दे रहे हैं तो सुई की भी डायरेक्शन बदल जा रही है। तो निष्कर्ष क्या निकला इससे, निष्कर्ष यही निकला कि विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव होता है। ठीक है ना। जब हम का और स्टेट, जब किसी परिपथ के पास किसी दिशा सूचक यंत्र को रखा जाता है और परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही होती है तो दिशा सूचक यंत्र की सुई में क्या होता है, विक्षेप होता है। तो दिशा सूचक यंत्र की सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। ठीक है ना। जब परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही होती है तो दिशा सूचक यंत्र की सुई में क्या होता है, विक्षेप होता है, और यदि धारा की दिशा परिवर्तित कर दिया जाए, बदल दिया जाए, ठीक है ना, तो सुई में जो विक्षेप होता है उसकी भी दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। और यदि परिपथ में धारा की दिशा बदल दी जाए तो सुई में विक्षेप की दिशा भी क्या हो जाती है, दिशा भी बदल जाती है। बोलो कोई दिक्कत, लिख लोगे ना। कहानियाँ तो लिखा गया, कहाँ बहुत बड़ी चीज लिखी गई है, भैया है समन्वय चित्रवान। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, रटना नहीं है, समझे रहोगे तो लिख लोगे, भले 10 लाइन है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। बोलो अगर दिक्कत परेशानी है तो ओरस्टेड ने कितनी बड़ी गलती की थी, समझ में आया। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो ये गलती से बस इतना ही बताया उन्होंने, भोग थोड़ी रहे हो, इसी का फायदा भी तो उठा रहे हो, बस फायदा उठाते समय तुमको पता नहीं चल रहा है कि इसी का फायदा उठा रहे हो। समझ में आई बात। पंखा से हवा ले रहे हो ना, यही गलती कमाल है। पंखा से हवा ले रहे हो ना, यही गलती कमाल है। मोटर से पानी चढ़ जाता है, मशीन नहीं चलानी पड़ती है, घर पे नहीं मशीन चलानी पड़ती है, वो यही गलती कमाल है। अरे तो लाइट रहती है तो टंकी भर लेते हो ना। अरे कुछ मोटर बिगड़ गया तो बनवा नहीं लोगे। तब अगर ये गलती गड़बड़ लग रही है तो बोलो पंखा बंद कर दे। तो ये गलती का फायदा तुम लोग उठा रहे हो, लेकिन पढ़ना नहीं चाहते हो इसके बारे में, यही सच्चाई है। समझोगे नहीं क्या चीज़ है, कैसे चल रहा है, लेकिन मजा लोगे इसका। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो आगे पढ़ने के लिए, अब हम लोग तो आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे परिपथ में धारा प्रवाहित करवाए तो परिपथ में धारा के रूप में कौन बह रहा है, आवेश ही बह रहा है ना। भूल गए हो का, याद दिला देता हूँ। कोई आवेश है ऐसे Q, अगर इस Q का वेग 0 है, क्या है, तो ये क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत धारा बता रहे हैं। तो पढ़ावल लिखावल कुल बेकार है।
आवेश रुका हुआ है, वेग 0 है, तो विद्युत धारा उत्पन्न करेगा तुम लोगों के हिसाब से। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर वैद्युतिकी पढ़े हो ना? स्थिर वैद्युतिकी में कहीं धारा नाम सुने थे? स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या है? आवेश स्थिर रहेगा। यहाँ भी तो स्थिर ही है। तो स्थिर आवेश रहेगा मतलब उसका वेग 0 रहेगा, तो वो क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। और ये कोई आवेश है, इस आवेश का वेग जो है वो नियत है। नियत का मतलब फिक्स है। क्या है? फिक्स। फिक्स मतलब समझते हो ना? नियत का मतलब नहीं समझते हो तो फिक्स कर दिया गया है कि 50 की स्पीड से चलेगा उससे तेज। अब जरूरी नहीं है 50 से चलेगा, वो कोई भी वेग होगा तो उसका फिक्स होगा। ठीक है ना? फिक्स वेग होने का मतलब उसका जो त्वरण है वो क्या है? 0। वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हो। अब वेग को फिक्स कर दिए, परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, तो त्वरण कहाँ से उत्पन्न होगा? नहीं त्वरण है। इसका मतलब जब ऐसा होता है तो मैं बताया था ये दो चीजें उत्पन्न करेगा। विद्युत क्षेत्र तो करेगा ही। किसकी फीट है जी? फेंक दो ले जाके बाहर कहीं। कहाँ है? बार बार गिर रही कहाँ है? रख दो उसको, बैग में रखो। पहला ये क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। और दूसरा ये क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र। अभी ताजा ताजा गरम गरम बता दिया कैसे उत्पन्न करता है। बता दिया ना, और स्टेट की गलती से। आई बात समझ में? एक चीज और है, ये नहीं बताया हूं। क्यों? एक आवेश है जिसका वेग तो है लेकिन नॉट मतलब फिक्स नहीं है। ये फिक्स नहीं है, नियत नहीं है। मतलब ए बराबर कुछ न कुछ है। ए का मान कुछ न कुछ है। इस टाइम पे ये क्या उत्पन्न करेगा? इस टाइम पे भी ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इस टाइम पे ये चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। इस टाइम पे ये एक चीज और उत्पन्न करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रत्यावर्ती धारा जिस पे पढ़ोगे, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसमें जो धारा प्रवाहित होती है ना, वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ही चलती है। ठीक है ना? तो यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ का उत्पन्न करेगा, ये दोनों तो रहेगा, उसके साथ एक और बढ़ जाएगा। क्या? विद्युत चुंबकीय तरंग। जब इस टाइप के वेग से आवेश गति करेगा तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्सर्जित करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत चुंबकीय तरंग। ये दोनों तो रहेंगे ही, प्लस एक और बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? ये पढ़ चुके हो, ये चल रहा है, आज शुरू हुआ है, और ये इसके बाद शुरू होगा, फिर फिजिक्स पहला खत्म। ठीक है ना? तो पूरी पहली फिजिक्स में फर्स्ट पेपर में तुमको 3 चीजें पढ़नी है। पहला आवेश स्थिर, दूसरे में आवेश गति करेगा नियत वेग से, और तीसरी दाइन आवेश गति तो करेगा लेकिन नियत वेग से नहीं। बस ये 3 है, ये फिजिक्स पूरा। ठीक है ना? ये 3 7-8 लेसन बना के रखी है। तो ये दिमाग में भर लो जिनको नहीं पता था, बाकी जो लोग पहले से आ रहे हैं उनको बताया गया था। अब देखो, आगे पढ़ने के लिए हमको एक बल से परिचय करना पड़ेगा, क्योंकि याद होगा तुम लोगों को, मैं जब विद्युत क्षेत्र वाला टॉपिक शुरू किया था पहला लेसन, उसमें कुलाम का नियम पढ़ाया गया था। कुलाम के नियम में तुम लोगों को कुलाम बल के बारे में बताया गया था। वो कुलाम बल क्या करता था? जब दो आवेश स्थिर रहते थे तो उनपे कितना बल लग रहा है ये कुल बताता था। बताता था कि नहीं? उसी तरह जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश आएगा तो उस पर भी बल लगेगा। लगेगा कि नहीं? क्योंकि आवेश चुंबकीय क्षेत्र कैसे बना होगा? वहां पे पहले से आवेश गति कर रहा होगा, तब बन चुंबकीय क्षेत्र बना होगा। आवेश की गति करने से ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, कहा ना, नियत वेग से। ऐसा हूँ करेगा तो उत्पन्न होगा, लेकिन अभी ये लास्ट में है तो इस पे बात नहीं करेंगे। इसी पे आवेश गति कर रहा है वहां, तो चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है। उसके चुंबकीय क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आएगा तो बल नहीं लगाएगा उस पर? लगाएगा कि नहीं? अगर मान लो धनात्मक आवेश है और उस धनात्मक आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, उस धनात्मक आवेश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है उसमें कोई ऋणात्मक आवेश आ रहा है, तो कैसे बल लगाएगा? आकर्षण बल अपनी ओर खींचेगा कि नहीं? और वह वो एक जैसा आ गया तब। हाँ, समान आवेश रहते हैं तो प्रतिकर्षण, और सेम सेम अलग अलग आवेश रहते हैं तो आकर्षण। बता रहे हैं, सही बता रहे हो। मैं
कंफ्यूज हो गया हो तुम लोगों का सुन के, पहले निकल गया मुँह से गलत फिर सही। चलो देखो आगे, अब क्या पढ़ना है, चुंबकीय बल, छोटी सी हेडिंग है बस देख लो ध्यान से, चुंबकीय बल। अब तक मैं धीरे धीरे चल रहा था, अब स्पीड बढ़ाऊंगा, अभी भी धीरे ही हूँ, धीरे धीरे स्पीड भी धीरे बढ़ेगी। चुंबकीय बल क्या चीज है समझो ध्यान से, जैसे कूलाम बल पढ़े थे, एकदम सेम तो उसी टाइप का नहीं है, पहले बताया जाता था, अब एनसीईआरटी के हिसाब से मैं चल रहा हूँ तो थोड़ा सा पहले इसी को बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। चुंबकीय बल निकालने के लिए हमको पहले एक चुंबकीय क्षेत्र बनाना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कैसा हूँ बना होगा कोई चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को बी से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित करते थे, चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करेंगे, बी से, कैपिटल बी। और विद्युत क्षेत्र जिस प्रकार सदिश राशि थी वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश राशि होती है। बस यहाँ पे मैं इसलिए नहीं आगे पहले बता रहा हूँ क्योंकि हमको ये सब पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। अभी ऐसा मत सोचना कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये सब मैं नहीं बताऊंगा, ये सब भी बताऊंगा लेकिन आगे है, ठीक है ना। अभी उसके पहले हमको ये सब भी पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं एक चुंबकीय बल बताने जा रहा हूँ, चुंबकीय बल बताने के लिए हमको एक क्या लेना पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र। मान लेते हैं यहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र है और उस चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसे है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र का नाम क्या है, वेक्टर बी। एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसका नाम क्या है, वेक्टर बी। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई एक आवेश आ रहा है, गति करते हुए आया और ऐसे घुसा, ये कोई आवेश है Q, ठीक है ना। और ये जब गति करते हुए इस चुंबकीय क्षेत्र में पहुंचा तो उसके वेग की जो डायरेक्शन थी वो ऐसे थी, किस दिशा में वेग है इसका, ऐसे इस डायरेक्शन में, ये इसके वेग की डायरेक्शन है, वेग भी एक क्या है, सदिश राशि, इसके वेग की दिशा ये है। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश ऐसे एंट्री मारता वी वेग से, ठीक है ना। अब ये मत सोचना कि काहे ऐसे ही एंट्री करवा रहे हैं, ऐसे करवा दीजिए, ऐसे करवा दीजिए, सीधे करवा दीजिए, अब तो वैसा हूँ करवाएंगे, ठीक है ना। लेकिन पहले कैसे एंट्री करवाना है, तिरछे, तिरछे इसलिए ताकि चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना एंगल बन सके, थीटा। तुम्हारा मन कर रहा है तो अल्फा बीटा गामा साई कुछ भी मान लो, मेरा मन कर रहा है थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा। मतलब एक आवेश बी चुंबकीय क्षेत्र में वी वेग से गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर, समझ में आई बात। तो जैसे ही एंट्री मारेगा चुंबकीय क्षेत्र बल लगाना उस पर शुरू कर देगा, और बल लगाने से क्या प्रभाव आएगा ये सब भी पढ़ना है, ठीक है ना। अब ये मत सोचना कि मैं यहाँ पे तुम लोग खाली बता दूंगा बल लग रहा है, केयर लग रहा है, ऐसे ना, मतलब तो इन सब से भी मतलब है, ठीक है ना। लेकिन ये मत सोचना कि झटके में कुल चीज़ मैं तुम लोगों को बता दूंगा, धीरे धीरे लेके चलूंगा, ठीक है ना। तो हड़बड़ाना मत किसी चीज़ को लेके, जैसे होता है ना कि कोई कोई इसमें पूछने लगता है कि कैसे लगी एडवांस में, पहले पूरा पढ़ लो उसके बाद डाउट बनेगा तो बताना, ठीक है ना। तो एक आवेश इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा एंगल पर वी वेग से एंट्री मार रहा है, ठीक है ना। तो जब एंट्री किया तो इस पे ये चुंबकीय क्षेत्र बल लगाएगा, और वो बल कितना लगेगा मैं वही बताऊंगा। और एक बात याद होगी तुम लोगों को, मैं 10 में ये जो फार्मूला निकालने जा रहा हूँ ना, 10 में तुम लोगों को डायरेक्ट बताया था, याद कर लो। हाँ नहीं, वो तो सिद्ध करवाया गया था, वो कहाँ डायरेक्ट बताया गया था। एक और फार्मूला था, जैसे क्वेश्चन एक अलग से दे दिया है, आईबीएल साइन थीटा के बारे में अच्छे से लिखवाया गया है 10 में, लेकिन एक और वेग से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया था न्यूमेरिकल में, जिसके लिए मैं फार्मूला बताया था। कभी कभी 10 में बहुविकल्पी में भी पूछ देता है, लेकिन डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला है। चलो बाकी देखो कैसे निकालना है चुंबकीय बल। तो पहले थोड़ा सा लिखते हैं चित्र के बारे में। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक आवेश Q V वेग से थीटा कोण पर प्रवेश करता है। क्या करता है, प्रवेश करता है।
यही ना कर रहा है, तब से मैं यह ना बता रहा था। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेश Q v वेग से चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर प्रवेश कर रहा है। एंट्री मारने का मतलब प्रवेश करना ही होता है ना। तब से ही बोल रहा हूँ कि तब चुंबकीय क्षेत्र इस पे क्या करेगा, बल लगाएगा। तब चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर लगने वाला बल, आवेश पर लगने वाला बल F, ठीक है ना। ये जो बल F है वह अनुक्रमानुपाती होता है वेग के परिमाण के, और यही बल F अनुक्रमानुपाती होता है B के लंबवत घटक B साइन थीटा के, ठीक है ना। अब जब इसको समीकरण 1 मानोगे और इसको समीकरण 2 मानोगे, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से F प्रोपोर्शनल VB साइन थीटा, VB साइन थीटा, और प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाओगे तो आएगा Q। कांस्टेंट कौन आएगा, Q, जो आवेश एंट्री मार रहा है वही, ठीक है ना। Q VB साइन, यही मेन फार्मूला है, ठीक है ना, यही मेन फार्मूला है। और सबको पता होगा कि F बल है और बल एक सदिश राशि होती है, तो इसका मतलब इस फार्मूले का एक सदिश रूप भी होगा। कौन सा रूप, सदिश रूप इसका क्या हो जाएगा, वेक्टर F बराबर, अब देखो कैसे लिखेंगे, तो उन लोगों को एक फार्मूला बताया गया होगा, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर क्या होता है, AB साइन थीटा। यहाँ पे क्या है, VB साइन थीटा, Q तो कांस्टेंट है, Q अचर वो है, सदिश नहीं अदिश है Q, ठीक है ना। Q उतार लेते हैं, VB साइन थीटा को मैं V क्रॉस B लिख दूँ इसके बेस पे, AB साइन थीटा है तो A क्रॉस B, VB साइन थीटा है तो V क्रॉस B, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, ठीक है ना। ये सदिश रूप हो गया। हाँ कर लो, फार्मूला छोटा बनाया जाता है, गुड़ा उड़ा के बनाया जाता है, दोनों में होगा। वो अदिश है, अदिश का दोनों में कर लो, बाहर भी निकाल लो, कौन मतलब है। जब भी इसका गुणा करोगे तो एक सदिश राशि आएगी, उस सदिश में इसका गुणा कर लेना। चलो ये सदिश रूप हो गया। तो जब सदिश है, सदिश के बारे में हमेशा पढ़ते हुए आए हो कि सदिश में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। परिमाण तो कैलकुलेशन से निकालोगे, हल करके निकालोगे मान उन रख के, लेकिन जब दिशा निकालने की बात आएगी तो दिशा कैसे निकालोगे, तो ध्यान से देखना। ये B की डायरेक्शन है, देख रहे हो ना, इधर की क्या है B, और ये किसकी डायरेक्शन है, V की डायरेक्शन है, ये एंगल थीटा है, ठीक है ना। अब जो V क्रॉस B की डायरेक्शन होगी वही VF की भी डायरेक्शन होगी, क्योंकि उसी के बराबर है ना। तो अब ये डायरेक्शन निकालने का तरीका मैं मैथ में बताया हूँ अच्छे से, और जो लोग मैथ नहीं पढ़ते हैं ध्यान से देखें। हमको क्या करना है, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आता है, सदिश गुणन आता है, तो जो पहले नंबर पे रहता है, जो पहले नंबर पे रहता है उसकी ओर सीधे हाथ की उंगलियों को खोल दो। देखो मैं सीधे हाथ की उंगलियों को खोल दिया B की ओर, पहले नंबर पे B है ना, तो इसकी ओर सीधे हाथ की उंगलियों को खोल दिया। अब जो दूसरे नंबर पे है उसकी ओर घुमाना है उंगलियों को। तो अगर मैं ऐसे खोल के रखा हूँ, मैं B की ओर घुमा पाऊंगा, तो मुझे कैसे खोलना पड़ेगा, ऐसे देखो, ऐसे भी तो उधर खुली है। अब मैं घुमाना चाहूंगा, घुमा लूंगा। तो जब ऐसे घुमा रहा हूँ तो मेरा अंगूठा किधर बता रहा है, अंदर की ओर। मतलब इस समय जो बल की डायरेक्शन होगी वो इस बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। अगर यही B ऊपर चला जाए, मतलब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हो जाए और वेग की डायरेक्शन ऐसे हो जाए, तो इस बार जो डायरेक्शन होगी बल की
वो किधर होगी, देखो ऐसे बी की ओर खोल दिया, बी की ओर घुमा दिया अंगूठा, इस बार किधर आ गया, आगे की। इसका मतलब इस बार जो डायरेक्शन है वो बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। तो तुम लोग भी लिखोगे बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर और बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। तुम लोग लिखोगे, कागज पे लिखते हो ना, तो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर और कागज के तल के लंबवत। यहाँ पे जो एफ की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। अब यहाँ बात आती है कि दिखाए कैसे उस डायरेक्शन को, ठीक है ना। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे दिखाना, पहले लिख लेता हूँ। इसमें जो एफ की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। अभी दोनों डायरेक्शन वक्त दिखाएं कैसे, तो दिखाने का बहुत सिंपल तरीका है, कभी कंफ्यूजन मत रखना। जब भी ऐसी डायरेक्शन दिखाने की बात आए ना तो सोच लेना दिमाग में कि तुमको कोई बाण मार रहा है धनुषी से। देखो ये धनुष का बाण है चोखरका वाला हो, और है जौन दगवा में फंसता है वो वाला, ठीक है ना। दगवा में जौन फंसता है उसको देखे होगे, बाण देखे हो ना, अगवा ऐसे चोखार रहता है और पिछमा ऐसे रहता है, बाण ऐसे रहता है ना। तो जब इसको धनुषिया में से छोड़ते हो, अगर बाण तुम्हारे सामने ऐसे आ रहा है तुमको एक पॉइंट जैसा दिखेगा, दिखेगा कि नहीं। लेकिन बाण जब तुमसे दूर जाएगा तो पिछमा का ये क्रॉस वाला दिखेगा, दिखेगा कि नहीं। तो जब बाण वैसे दूर जा रहा है तो तुमको क्या दिखता है, क्रॉस। और जब बाण तुम्हारे सामने आता है तो तुमको एक पॉइंट दिखता है, नोखवा दिखता है ना, पतिल वाला, दिखेगा कि नहीं। तो ये लिखा है कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, अंदर की ओर जो डायरेक्शन होगी वो दूर जा रही होगी ना तुमसे, तो ये वाली डायरेक्शन दिखाने के लिए किसका यूज करोगे, क्रॉस का, अवथिला। और ये वाली डायरेक्शन दिखाने के लिए तुम किसका यूज करोगे, डॉट का, एक पॉइंट का, ऐसे। समझ में आई बात। ये वाली डायरेक्शन दिखाने के लिए क्रॉस का, ये वाली डायरेक्शन दिखाने के लिए डॉट का, पॉइंट का, ठीक है ना। कैसे सोचोगे, कभी भूल जाओगे तो सोच लेना कि बाण मारा गया है। अगर तुम्हारी ओर आ रहा होगा तो डॉट, और तुमसे दूर जा रहा होगा तो क्रॉस। अरे जब बाहर की ओर रहेगा तो 12वां तुम ही रहोगे ना, 12वां कोई और लिख रहा होगा तुम्हारी कपिया। हाँ